तो मोड ऑफ एक्शन पढ़ाने के बाद अब मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, और ये टॉपिक भले ही आपके एनसीईआरटी में ना हो मगर एग्जाम में सवाल आता है, आ चुका है। और दूसरा, इसको पढ़े बिना आप एंजाइम इनहिबिशन नहीं समझ सकते हैं। एंजाइम इनहिबिशन तो आपके एनसीईआरटी में है ना, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक है एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम, अभी तक आपने एंजाइम एंजाइम सुना, लेकिन आज एक नया वर्ड आया आपके सामने, एलोस्टेरिक एंजाइम। तो व्हाट आर एलोस्टेरिक एंजाइम? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो ढूंढा हुआ एलोस्टेरिक एंजाइम का नाम है वो है L1 डिहाइड्रेटेज। L1 डिहाइड्रेटेज एंजाइम, ठीक है। जैकब एंड मोनाइड ने इसको ढूंढा था पहली बार एलोस्टेरिक एंजाइम को। किसने? जैकब एंड मोनाइड, साइंटिस्ट है। जैकब एंड मोनाइड ने ढूंढा था पहली बार एलोस्टेरिक एंजाइम। अब क्या है एलोस्टेरिक एंजाइम, अब इस पर थोड़ा चर्चा करें। देखो, अभी तक आप जितने भी एंजाइम बनाते थे, याद करो आप क्या करते थे, ये एंजाइम बनाया और ये एक्टिव साइट बनाया, ये करते थे ना। ये एक्टिव साइट था, ये एंजाइम था। ये एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है। कुछ अच्छा, एक बात याद करो, मैंने ये भी कहा था कि एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट नहीं होता, घने सारे होते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए एक बनाते हैं, डायग्राम गुजरू ना हो इसलिए। तो ये क्या है, जितने भी एक्टिव साइट होंगे सब इसी प्रकार के होंगे, एक्टिव साइट एक्टिव साइट एक्टिव साइट। ये नॉर्मल एंजाइम। मगर कुछ एंजाइम ऐसे हैं, जैसे ये देखो, जहां पर एक्टिव साइट तो है ही सही, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इसके अलावा उसके पास कुछ अदर साइट है, अदर देन एक्टिव साइट, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। उसको क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ये क्या है? एक्टिव साइट। ये है एक्टिव साइट और ये एलोस्टेरिक साइट। और सुन लो कान खोल के, एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, और एलोस्टेरिक साइट पे जो केमिकल बाइंड करेगा वो सबस्ट्रेट नहीं होगा, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं उसको? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा कहां? एलोस्टेरिक साइट पर। और ऐसा एंजाइम जिसके पास एक्टिव साइट भी हो और एलोस्टेरिक साइट भी हो, वही एंजाइम एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक एंजाइम। और कान खोल के सुन लेना, दुनिया में हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट जरूर होता है। जिसके पास, यहां देखो एक्टिव साइट यहां पे भी है, जिसके पास केवल एक्टिव साइट हो वो नॉर्मल एंजाइम। जिसके पास एक्टिव साइट के अलावा और भी साइट हो अदर देन एक्टिव साइट, उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो ऐसे एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम। अब मन में आता है, सर जैसे एक एंजाइम में घने सारे एक्टिव साइट होते हैं, तो क्या एक एंजाइम में एक ही एलोस्टेरिक साइट होता है या घने सारे होते हैं? तो जवाब है एक से अधिक होता है, घने सारे होते हैं, घने सारे होते हैं। बट नंबर ऑफ एलोस्टेरिक साइट इज लेस देन नंबर ऑफ एलोस्टेरिक साइट इज लेस देन एक्टिव साइट। ये मोर वो लेस। सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के लिए ज्यादा साइट है, ना कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के लिए। And what are allosteric modulator? The chemical which can bind at allosteric site of allosteric enzyme are known as allosteric modulator. Now question is that what's the role of allosteric site and what's the function of allosteric modulator? नाम से पता चल रहा है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेट करने वाला, मॉड्यूलेट का मतलब चेंज करने वाला। तो मन में आता है ठीक है सर, ये चेंज करने वाला केमिकल है, क्या चेंज करेगा? जब एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर अपने एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है, तो वो एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके ओवरऑल एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए इंड्यूस करता है, और वो चेंज एक्टिव साइट में चेंज को इंड्यूस करता है। यानी कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। ये काम है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर का। मैंने कहा है कि एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके एलोस्टेरिक मॉड्यूल एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता है। ये चेंज दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिवली और निगेटिवली। हो सकता है कि एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज इस प्रकार से कराया एक्टिव साइट का कि अब सबस्ट्रेट वहां पे और इजीली बाइंड करने लगा। तो बताओ, ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज ऑफ एक्टिव साइट को क्या बोलोगे, पॉजिटिव
या नेगेटिव? पॉजिटिव। ऐसे को बोलेंगे पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। फिनोमेना कहलाएगी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बताओ ये किसके बाइंडिंग से हुआ होगा, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या नेगेटिव मॉड्यूलेटर? पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। दूसरा केस ये है कि हो सकता है कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ने जब एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड किया हो, पूरे एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाया हो, उसकी वजह से एक्टिव साइट में भी चेंज आया हो, मगर वो चेंज ऐसा आया कि अब सबस्ट्रेट के बाइंडिंग में उसको प्रॉब्लम आने लगी, अब वो इजीली बाइंड नहीं कर पा रहा है। बताओ ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज ऑफ एक्टिव साइट को पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे? नेगेटिव। नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। फिनोमेना क्या कहलाएगी? नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। और ये किसकी बाइंडिंग से हुआ होगा, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या नेगेटिव मॉड्यूलेटर? नेगेटिव मॉड्यूलेटर। नेगेटिव मॉड्यूलेटर। यानी सेल के अंदर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी है और सेल के अंदर नेगेटिव मॉड्यूलेटर भी है। हाँ, एक ही एंजाइम का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और नेगेटिव मॉड्यूलेटर दोनों अलग अलग केमिकल भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर एलोस्टेरिक एंजाइम का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मॉड्यूलेटर हो। किसी का केवल नेगेटिव है, किसी का केवल पॉजिटिव है, किसी का दोनों मॉड्यूलेटर है। और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिसका मॉड्यूलेटर ही नहीं है, जिसके पास एलोस्टेरिक साइट ही नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि आप एक लाइन कह सकते हैं, एवरी एलोस्टेरिक एंजाइम, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, एवरी एंजाइम इज नॉट एलोस्टेरिक एंजाइम। एवरी एंजाइम इज नॉट एलोस्टेरिक एंजाइम, बट एवरी एलोस्टेरिक एंजाइम इज एंजाइम, क्योंकि वो एंजाइम तो एंजाइम ही है। हाँ, बट एलोस्टेरिक एंजाइम आर दैट एंजाइम व्हिच हैव बाइंडिंग साइट अदर देन एक्टिव साइट, एंड दैट बाइंडिंग साइट इज एलोस्टेरिक साइट। जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा वहां एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा, और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के बाइंड करके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कराने की फिनोमेना एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहलाएगी। चूंकि ये चेंज दो प्रकार का, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसी भी यहाँ पे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर भी दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले बोलो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर समझ में आया, एलोस्टेरिक एंजाइम समझ में आया, एलोस्टेरिक साइट समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेशन समझ में आया? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम क्या करते हैं, आपको दो एग्जांपल बताते हैं नेगेटिव का और एक एग्जांपल बताते हैं पॉजिटिव का, जो आपकी एग्जाम में आ चुका है और एनसीईआरटी में इसका इनडायरेक्ट जिक्र है, लेकिन एंजाइम वाले चैप्टर में नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो हम तीन एग्जांपल चर्चा करेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में। एक चर्चा करेंगे पॉजिटिव का और दो चर्चा करेंगे नेगेटिव का। ठीक है, तो पहले आप यहां तक देख लो, सारा पॉइंट आप पढ़ लेना, बस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इसमें क्या है एलोस्टेरिक एंजाइम में। फर्स्ट डिस्कवर्ड एल डिहाइड्रेटेज, पूरा नाम है उसका एल थ्रियोनिन डिहाइड्रेटेज। ठीक है, जैकब मोनेट ने ढूंढा था, डेफिनेशन यहाँ लिखा, पढ़ लेना। एलोस्टेरिक साइट क्या होता है वो भी पढ़ लेना, सब मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में यहाँ पे लिखा है, क्या होता है नहीं होता है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के बारे में लिखा है, दो प्रकार के मॉड्यूलेटर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जो है इस प्रकार से चेंज करता है कि सबस्ट्रेट का बाइंडिंग इजी होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और नेगेटिव में रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। ठीक है, फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होगा पॉजिटिव के बाइंडिंग की वजह से, नेगेटिव होगा नेगेटिव मॉड्यूलेटर के बाइंडिंग की वजह से। मगर इन दोनों में एक बात ध्यान रखने की है, बोलो क्या? बोलो क्या? भले ही पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करके, भले ही पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करके एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करा रहा हो, मगर जब सबस्ट्रेट वहां बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट भी फिर अपना एक्टिव साइट को चेंज कराएगा। यानी कि एक्टिव साइट दो वजह से चेंज हो रहा है, एक तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर की वजह से इन फेवर ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, और दूसरा सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बाद इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी को फॉलो करेगा कि वो फिर कॉन्फ़िगरेशन को अपने प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। सेम बात नेगेटिव मॉड्यूलेशन में भी फॉलो होगा। अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो ये इन अगेंस्ट ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग चेंज हुआ, चेंज तो हुआ ना। फिर जब सबस्ट्रेट वहां बाइंड करेगा, ठीक है, इजीली बाइंड नहीं करेगा, मुश्किल से बाइंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, बट जब बाइंड कर जाएगा तो वो फिर अपने सबस्ट्रेट को चेंज, अपने एक्टिव साइट को चेंज कराएगा क्या करेगा, सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी को फॉलो करेगा क्या करेगा। तो ये बात बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है एलोस्टेरिक एंजाइम में केवल एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ही एक्टिव साइट को चेंज कर रहा है, सबस्ट्रेट नहीं कर रहा है। अरे भैया, सबस्ट्रेट तो ऑलवेज चेंज करेगा, सबस्ट्रेट तो ऑलवेज चेंज करेगा, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बोलो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल।
अब क्या है कि हमको एक एग्जांपल लेना है एलोस्टेरिक एंजाइम के पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में और एक लेना है नेगेटिव में। पहला लेते हैं पॉजिटिव। पहला है पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एग्जाम्पल तो घने सारे हैं, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री तो घने सारे एग्जाम्पल है, एक बता रहा हूँ नीट लेवल पे, ठीक है। पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन क्या है भैया समझना। तो अगर ये बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए मुझे पहले एक एलोस्टेरिक एंजाइम बनाना पड़ेगा, दुनिया का एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये भी एक रिसर्च का एक बढ़िया टॉपिक है कि कौन कौन से एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, उसको डिस्कवर कीजिए। ज्यादा एलोस्टेरिक एंजाइम डिस्कवर्ड है भी नहीं, लेकिन जितना है वो धांसू धांसू डिस्कवर्ड है। तो जो डिस्कवर्ड है उसी में से आपका नीट भी सवाल भी पूछता है, ठीक है। तो एक एंजाइम है और वो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। क्या आपको हेक्सोकाइनेज की नॉर्मल रिएक्शन पता है? कल बताया गया था, बताओ। यस सर, हाँ बताओ। ग्लूकोज ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन ग्लूकोज होता है 6 किसका? ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ATP। एटीपी के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और एडीपी रिलीज हो जाता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखो, तब ना एलोस्टेरिक रिएक्शन उसका दिखाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन लिखो। देखो अगर ये एलोस्टेरिक एंजाइम है कौन? हेक्सोकाइनेज। तो उसको आप क्या करोगे, ये तो क्या हुआ आपका एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट को गौर से देखना, ये एक्टिव साइट थोड़ा सा ऐसे है, मतलब पूरी तरीके से सबस्ट्रेट के फेवर में होता भी नहीं है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एलोस्टेरिक साइट। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव साइट है और ये एलोस्टेरिक साइट है और ये एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट कौन है बताओ? हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। हाँ, ग्लूकोज उसके साथ वो एटीपी को भी बाइंड कराएगा, तो मेन सबस्ट्रेट तो उसका ग्लूकोज है। तो ये मान लो ग्लूकोज साइड में रखा हुआ है और ग्लूकोज ये। अब ये डब्बा डुब्बी ग्लूकोज जैसा डब्बा जैसा थोड़ी होता है। डब्बा बनाने का मतलब क्या समझ रहे हो ना? कंपैटिबिलिटी टू दैट अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द एक्टिव साइट, राइट। तो पूरी तरीके से कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से कंपैटिबल होता है तो ये डब्बा इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी वो बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर रहा है नॉर्मली। ग्लूकोज बाइंड कर गया, उसके बाद वो एटीपी को भी बाइंड करा लेगा हेक्सोकाइनेज, और फाइनली क्या करेगा कि एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज को दे देगा। तो जब देगा तो वहां पे कैटालिटिक रिएक्शन चल रहा होगा, कौन हेल्प कर रहा होगा? ये कैटालिटिक ग्रुप, अभी जो बताया था। तो फाइनली क्या होगा कि अब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ, अभी तो ग्लूकोज कैसा था? ऐसा था। ग्लूकोज कैसा था? ऐसा था। तो जब वो पहले बाइंड किया तो पहले वो अपने एक्टिव साइट को चेंज किया होगा कॉन्फ़िगरेशनली। अभी एलोस्टेरिक साइट को भूल जाओ क्योंकि अभी मॉड्यूलेटर लाइन नहीं है, रुक जाओ। चेंज किया होगा, तो देखो चेंज करने के बाद कैसा हुआ होगा? वो जो इस तरीके से था अब वो पूरी तरीके से पहले इस तरीके से हुआ होगा, पूरी तरीके से फिट किया होगा। यस और नो? यस और नो? अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये लोग पूरी तरीके से ग्लूकोज यहाँ पे फिट कर गया है, बोलो। तो ग्लूकोज ने चेंज किया अभी। अब क्या होगा? कैटालिटिक ग्रुप ने उसके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करा के उसको कन्वर्ट कराया किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर वैसा तो नहीं रहा होगा जैसा ग्लूकोज का है, बोलो। तो क्या मैं उसको इस तरीके से दिखा दूं अलग स्ट्रक्चर से? मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जैसा नहीं रहा तो एक्टिव साइट का भी स्ट्रक्चर उसके जैसा नहीं रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अकॉर्डिंग हो गया होगा। लेकिन क्या एंजाइम इसमें कंफर्टेबल है? नहीं है, क्योंकि एंजाइम का वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अभी मुझे बताओ कि अभी तो ये क्या था? एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ बन के तैयार है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो रहा है? प्रोडक्ट से रिलीज होना चाह रहा है। लो, प्रोडक्ट रिलीज करा दिया हमने। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बताओ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिलीज हो गया और साथ में अब एंजाइम इस तरीके से रिलीज हो गया और उसका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल इस टाइप से था। यानी कि इस पूरे सीन में यहाँ रिवर्सिबिलिटी होगा। इस पूरे सीन में अभी कहीं पर भी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर नहीं आया है, भले ही एलोस्टेरिक साइट यहाँ जरूर हो। समझ में? इस पूरे सीन में एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर नहीं आया है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर अभी यहाँ नहीं। और ये नॉर्मल रिएक्शन आप यहाँ देख लो एक बार। मैंने नोट्स में भी नॉर्मल रिएक्शन अलग करके दिखाया है और मॉड्यूलेशन वाला अलग करके दिखाया है। एक मिनट रुक जाओ यार। मुझे पहले निगेटिव पढ़ाना था, मैंने पॉजिटिव लिख डाल तो दिया। अभी तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये निगेटिव का एग्जाम्पल है। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। निगेटिव भी पढ़ा देते हैं पहले, फिर पॉजिटिव पढ़ा देंगे।
एक्चुअल में जो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज का एग्जांपल निगेटिव वाले में है, पॉजिटिव वाले में नहीं है। तो जब डायग्राम बनाए तो निगेटिव वाला ही पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। आ जाओ पहले निगेटिव वाला ही पढ़ा देते हैं। तो आप ये वाला देख लो डायग्राम, फिर हम उधर नोट्स में चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशन का अभी मैंने पहले नॉर्मल रिएक्शन बताया, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मॉड्यूलेशन मुझे दिखाना है। तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया, हेक्सोकाइनेज है, सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, बाइंड किया एक्टिव साइट पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर कैटालिटिक ग्रुप ने उसको चेंज किया, केमिकल बॉन्ड वगैरह तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के, फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट रिलीज हुआ, एंजाइम रिलीज हुआ। अब नेगेटिव मॉड्यूलेशन को हमें दिखाना है। तो एलोस्टेरिक साइट पे जो बाइंड होगा वो कौन बाइंड होगा, नेगेटिव मॉड्यूलेटर या पॉजिटिव मॉड्यूलेटर? नेगेटिव मॉड्यूलेटर। नेगेटिव मॉड्यूलेटर, नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ किसका, हेक्सोकाइनेज, ऑफ हेक्सोकाइनेज। बच्चों मैं आपको एक बार बता दूं, हेक्सोकाइनेज का नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर खुद उसका प्रोडक्ट है, खुद उसका प्रोडक्ट है। कौन? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अरे बहुत बड़ी बात है, खुद उसका प्रोडक्ट है। तो आप कहोगे सर तब तो पहले एक अच्छे खासे अमाउंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाए तभी ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन स्टार्ट होगा। ये बात सही है कि नहीं? सही बात है। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो इनहिबिशन स्टार्ट कहां से हो जाएगा? तो पहले थोड़ी देर चल जाए। तो क्या होता है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन एक लिमिट से बढ़ जाता है, एक लिमिट से बढ़ जाता है, और वो लिमिट किसके लिए बात कर रहे हैं कि सेल जितना यूटिलाइज कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, हालांकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सेल किस तौर पे यूटिलाइज करेगा कि वो उसको कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तब वो आगे ग्लाइकोलाइसिस के अगले पाथवे में जाएगा। मगर अगर फाइनली पूरी मेटाबॉलिक पाथवे ऑलरेडी इतनी चल रही है जिससे सेल को सफिशिएंट एनर्जी मिल रहा है, तो मुझे पता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा, तो सेल में उसका एक्सेस हो रहा होगा, राइट। तो अगर कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो रही है तो अब यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप गौर से देखो उसका स्ट्रक्चर एलोस्टेरिक साइड से मैच कर रहा है। मैच करने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैचिंग नहीं, फिर से वही बात, एलोस्टेरिक साइट पर भी एमिनो एसिड का सीक्वेंस है जो उसके एलोस्टेरिक नेगेटिव मॉड्यूलेटर के साथ कंपैटिबिलिटी दिखाता है बॉन्डिंग के लिए। तो अब क्या होगा, ये वहां बाइंड कर जाएगा। अब ये इस कदर बाइंड करता है, गौर से सुनना, ये इस कदर बाइंड करता है कि अपने एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही एंजाइम के एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को इन अगेंस्ट ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग चेंज करता है। कैसे? तो ऐसे देखना। अब ये कैसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन किसका, एक्टिव साइट का, इस कदर हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, वहां के एटम रीअरेंज हो गए। अब वो पूरी तरीके से ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग के लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल नहीं है, हिंड्रेंस वगैरह आने लगा, समझ पा रहे हो? यानी कि अब ये ग्लूकोज यहाँ पे इजीली बाइंड नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करेगा, बहुत स्लोअर रेट से करेगा। बड़ी मुश्किल से बेचारा बाइंडिंग किया, कौन, ग्लूकोज, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया बेचारा, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बड़ी मुश्किल से बना, बड़ी मुश्किल से बना, एकदम स्लोअर रेट से बना। अब क्या होगा, फिर से वही बात कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो इसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक है। और एंजाइम इस कॉन्फ़िगरेशन में ये कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा इधर वो जुड़ा हुआ है, कौन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेगेटिव मॉड्यूलेटर, हटा नहीं है वो। जैसे ही प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो आप ये उम्मीद मत करना कि आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिले ना। क्यों नहीं? क्योंकि आपका नेगेटिव मॉड्यूलेटर अभी डिटैच नहीं हुआ और वो डिटैच होगा भी नहीं। अगेन आपको कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही मिलेगा, अगेन आपको कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या? यानी कि ये एंजाइम फिर से स्लोली ही एक्ट करेगा। अब आप बोलोगे क्या ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यहाँ पे बाइंड कर गया तो कर गया, हटेगा नहीं, रिवर्सिबल होता है। कुछ एलोस्टेरिक इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है, कुछ इरिवर्सिबल भी होता है। मतलब कुछ एंजाइम इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है, कुछ इरिवर्सिबल भी होता है। लेकिन जो मैं आपको नेगेटिव एलोस्टेरिक इनहिबिशन का एग्जांपल दे रहा हूँ ये रिवर्सिबल है। तो आप बोलोगे सर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कब वहां से डिटैच होगा और कब ये अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करेगा एंजाइम? तो दिमाग लगा के बता सकते हो क्या? जब ग्लूकोज जो एक्सेस में बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूटिलाइज हो जाएगा, जब उसका कंसंट्रेशन कम होने यानी लगेगा तब कि फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने अपने बनने के प्रोसेस को ही इनहिबिट किया है, स्लो किया है।
अपने ही बनने के, ये देखो ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ना, स्लोली बन रहा है। अब अगर स्लोली बन रहा है तो तब तक सेल को जितना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूटिलाइज करना था अगले प्रोसेस के लिए कर लिया, यानी कि अब कंसंट्रेशन नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल के बाद फिर घटने भी लगेगा। जैसे घटने लगेगा सेल को जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एलोस्टेरिक एंजाइम पर बाइंड हुआ है उसको वहां से डिटेच करा दिया जाएगा, और डिटेच करा के सेल के मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाएगा, और अब ये एंजाइम नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से डिटेच हो चुका है। अब ये एंजाइम यहाँ नॉर्मल हो चुका है, अब ये फिर से अपना नॉर्मल एक्टिविटी दिखाएगा। दिस इज नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन of hexokinase by the binding of itself product that is a glucose 6 phosphate। क्या इसी को आप प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहेंगे? बोलो, क्योंकि प्रोडक्ट खुद इनहिबिट कर रहा है उसको, और जब अपना ही प्रोडक्ट खुद उसको इनहिबिट करे उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। जब कोई जो अच्छे अच्छे कोचिंग में क्या होता है, मास्टर लोग का फीडबैक लिया जाता है। मंडी में तो क्या होता है, मंडी में मास्टर ने इंडिविजुअल कोचिंग खोल लिया, अपना मुंह अपने बड़ा है, सब कुछ अपने ही से कर रहा है, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां बच्चा संतुष्ट है कि नहीं है, अपना मुंह अपने बड़ा है। लेकिन बड़े बड़े कोचिंग में क्या होता है कि वहां पे सिस्टम है, उस सिस्टम में बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस टीचर का क्या फीडबैक है। तो अगर बच्चा को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा फीडबैक निगेटिव दे देता है, तो टीचर को रोक दिया जाता है, आपको रोक दिया जाएगा, अब आप निगेटिविटी कम करो, तब बाद में भेजेंगे, बच्चा आपसे परेशान हो गया, समझ रहे हो। और अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तब तो बच्चा पॉजिटिव फीडबैक दे देता है, तो पॉजिटिव फीडबैक दे देता है तो उसको और बैचेज मिलने लगते हैं पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। इसको कहते हैं फीडबैक, इंस्टीट्यूट में फीडबैक कहते हैं इसको, टीचर फीडबैक, फैकल्टी फीडबैक, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम के साथ होता है कि अगर प्रोडक्ट खुद ज्यादा बन गया है तो वो खुद अपने आप अपने एंजाइम को बोल लेता है कि अब रुक जाओ, बहुत बना लिए तुम। फिर जब कम होने लगता है तो खुद अपने एंजाइम से डिटैच होकर उसको सिग्नल दे देता है कि अब तुम बनाओ। इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यानी कि दुनिया में हर एंजाइम इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना एक बात। अब एग्जांपल भी दे दूंगा मैं, अगला एग्जांपल, क्योंकि दुनिया में वही एंजाइम इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन होगा जहां पर प्रोडक्ट खुद इनहिबिट कर रहा हो एंजाइम को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट में क्या कह रहा हूं? ये नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का एक एग्जांपल मैंने बताया, हेक्सोकाइनेज, जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करता है हेक्सोकाइनेज। अब मैं बता रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस में ही भाग लेने वाला एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज अनदर एंजाइम और इसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। यानी कि यह फ्रक्टोज के साथ एटीपी को बाइंड कराता है और उसमें से एक फास्फेट निकाल के वो उसको फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट में कन्वर्ट कराता है और एडीपी वहां से रिलीज होता है, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये पॉजिटिव इनहिबिशन भी दिखाता है बच्चों और ये नेगेटिव इनहिबिशन भी दिखाता है। मैं पहले आपको इसका नेगेटिव इनहिबिशन ही बता देता हूं क्योंकि अभी हम नेगेटिव मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, फिर पॉजिटिव पढ़ लेंगे। अब मैं इसके लिए क्या करता हूं, इसका नॉर्मल रिएक्शन पहले पढ़ाता हूं, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाने के बाद ही नेगेटिव इनहिबिशन समझ में आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करोगे कि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एंजाइम है और ये मान लो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक्टिव साइट है और ये मान लो कि उसका एलोस्टेरिक साइट है जहां पर नेगेटिव भी बाइंड कर सकता है, पॉजिटिव भी बाइंड कर सकता है, मॉड्यूलेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव साइट है और ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है और आपको पता है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह कनेक्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट का मैंने इस टाइप का साइट बनाया क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि इसके एटम इसके अमीनो एसिड सीक्वेंस के एटम के साथ कंपैटिबल है बॉन्ड बनाने के लिए। और ये यहाँ पे बाइंड कर भी गया और बाइंड पूरी तरीके से तो कंपैटिबल होता नहीं है, चलो ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहाँ पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद वो सबस्ट्रेट खुद अपने एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, चेंज करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, मतलब कि वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये इंड्यूस्ड फीड थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ। और जब ये हुआ तो ये देखो कि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अब कैटालिटिक ग्रुप उसके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कैटालिटिक चेंज लाएगा बाय एडिंग 1 फास्फेट मोर, वो फास्फेट लाएगा वो एटीपी से, एटीपी को भी वहां पे वो बाइंड करा लेगा, उसका साइड में अलग साइट होता है, ठीक है, एटीपी का, वो बाइंड करा लेगा और उससे फास्फेट उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। नाउ अब ये क्या करेगा
कि जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इसको ऐड करा के, एक फॉस्फेट ऐड करा के फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में उसको कन्वर्ट कराएगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन उस प्रकार से नहीं होगा जैसा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का था। सपोज करो इसका इस प्रकार से है, ठीक है, तो उसका उस प्रकार से है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन भी उस प्रकार से चेंज हो गया उसी के अकॉर्डिंग। अभी एलोस्टेरिक साइट यूं ही पड़ा हुआ है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं है। अब क्या हुआ, यहां तक का पूरा स्टेप रिवर्सिबल था, अब आगे इरिवर्सिबल है। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट रिलीज हो गया एज अ प्रोडक्ट, और इंजाइम एज इट इज रिलीज हो गया, और नॉर्मल इंजाइम रिलीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी वहां पे इनहिबिटर या किसी भी प्रकार का मॉड्यूलेटर वहां पे बाइंडेड नहीं है। ठीक है, ये तो वह नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की नॉर्मल एक्टिविटी। अब हम पढ़ रहे हैं चूंकि निगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का एग्जांपल, तो हमें इस एलोस्टेरिक साइट पे कैसा मॉड्यूलेटर बाइंड कराना है बताओ। नेगेटिव मॉड्यूलेटर, नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर किसका, ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बोलो। अब इसका नेगेटिव मॉड्यूलेटर कौन है, मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका नेगेटिव मॉड्यूलेटर एटीपी है। कौन है, एटीपी है। अब बोलोगे सर एटीपी तो उसको फॉस्फेट ग्रुप देता है, तो नेगेटिव मॉड्यूलेटर कैसे हो गया। रुको रुको, मैंने क्या कहा, इसी के बगल में एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है, यहीं पे, ठीक है। अगर सेल के अंदर एटीपी की नॉर्मल कंसेंट्रेशन है जितना सेल को रिक्वायर्ड है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, तो उसमें से कुछ एटीपी लेके जो इस एंजाइम में बाइंड किया जा रहा है, वो एटीपी एक्टिव साइट के बगल में बाइंड करेगा और वो नॉर्मल रिएक्शन को आगे प्रमोट करेगा, राइट, नॉर्मल रिएक्शन को प्रमोट करेगा। बट जब एटीपी सेल के अंदर अत्यधिक मात्रा में हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो वो एटीपी अब एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एटीपी है ना। पहले नॉर्मल था तो केवल यहीं पे बाइंड हो पा रहा था, यहाँ पे एटीपी पहुंच ही नहीं पा रहा था ही नहीं उतना एटीपी। अब तो एटीपी एक्सेस है, और अगर एटीपी एक्सेस है तो अब एटीपी यहाँ बाइंड कर रहा है, और पता है बच्चों, यहाँ एटीपी बाइंड करके वो अपने एंजाइम के एक्टिव साइट को इन अगेंस्ट ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग चेंज कर देता है, ठीक उसी प्रकार से। अब बताओ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव साइट का, क्या वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए फेवरेबल है? नहीं, बड़ा मुश्किल से बाइंड करेगा, बड़ा मुश्किल से बाइंड करने के बाद बाइंड तो कर जाएगा, लेकिन अभी उसके साथ कौन अटैच्ड है, एटीपी अटैच्ड ही रहेगा। कौन अटैच्ड है, एटीपी अटैच्ड। कौन है, एटीपी, यानी कि नेगेटिव मॉड्यूलेटर। बड़ा मुश्किल से वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हुआ, लेकिन प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद नॉर्मल एक्टिव साइट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एटीपी बाइंडेड है। तो सवाल है, क्या ये सब दिन ये एंजाइम अब इनहिबिटेड ही रह जाएगा, क्या लगता है? नहीं। तो ये कब रिवर्सिबल होगा, जब एटीपी का कंसंट्रेशन कम होने जब लगेगा सेल ने नॉर्मल से। एक्सेस एटीपी जो था उसको यूटिलाइज करता गया, कुछ तो यहाँ पे बाइंड हो गया है, तो सेल में जो बचा एटीपी उसको सेल अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है, एनर्जी पर्पस के लिए। तो सेल में एटीपी का मात्रा घट घट के पहले नॉर्मल होगा, फिर नॉर्मल से भी घटने लगेगा। जब नॉर्मल से घटने लगेगा तो यही एटीपी यहाँ से डिटैच होगा, और यही एटीपी जैसे ही डिटैच हुआ कि इसका एक्टिव साइट कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हुआ, इसका एक्टिव साइट कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हुआ, और यही एटीपी वहां से डिटैच होकर एक्टिव साइट के बगल में जाकर बाइंड हो गया, और यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाइंड हो गया, और फिर रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो आप बोलोगे सर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के बनने से एटीपी कैसे मिलेगा। फाइनली क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पूरी ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म कराएगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन चलेगा, फिर क्रेव साइकिल चलेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। इन पूरी प्रोसेस के दौरान यहाँ और यहाँ तक तो एटीपी कम कम ही रिलीज हुआ डायरेक्टली,
और इसके दौरान घना सारा एटीपी रिलीज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एटलीस्ट अगर ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी रिलीज हो ही रहा है, 2 एटीपी तो रिलीज हो ही रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये बनेगा नहीं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं ग्लाइकोलाइसिस का, तो एटीपी का सिंथेसिस कहां से हो जाएगा, नहीं होगा, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में इसके बनने से एटीपी का बनने का लेना देना है, क्योंकि वो आगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आगे लेके जाएगा, तब जाके एटीपी बनेगा। और अगर वो प्रोसेस बहुत ज्यादा ऑलरेडी चल रहा है तो एटीपी ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा बन रहा है तो इसके बनने के प्रोसेस को एटीपी ही रोक देता है, तो आगे का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। तो जितना वो एटीपी बना है पहले उसको यूटिलाइज कीजिए, नया एटीपी नहीं बन रहा है, फिर एटीपी घटने लगता है, तो फिर से एटीपी वहां से डिटैच होके फिर से इसके बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है, और जब इसके बनने की प्रोसेस स्टिमुलेट होती है तो फिर से ये प्रोसेस चलने लगता है, एटीपी बनने लगता है। समझ में आया एलोस्टैटिक नेगेटिव मॉड्यूलेशन? बोलो। यस नेगेटिव आ गया तो फिर पॉजिटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा। पहले नेगेटिव वाला डायग्राम देख लो, ये पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाला आ जाओ, देखो एलोस्टैटिक इनहिबिशन ऑफ पीएफके बाय अटैचमेंट ऑफ एटीपी। अच्छा मुझे बताओ, इसको फीडबैक इनहिबिशन कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पीएफके का इमीडिएट प्रोडक्ट एटीपी नहीं है। पीएफके का तो प्रोडक्ट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है। आया क्या समझ में? अरे आया? ये पूरा बात देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है जो हम लिखे हैं, जो हम पढ़ाए हैं। ये हेक्सोकाइनेज वाला, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन, और सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, सारी तमाम बातें लिखी हुई है। उन दोनों का कंपैरिजन भी यहाँ लिखा हुआ है, किसका, दोनों में क्या अंतर है, एक में क्यों बोला है अरे नेटवर्क चला गया था बीच में। तो बोलो, निगेटिव इनहिबिशन आ गया। अब बस पॉजिटिव, अच्छा डायग्राम दिखा रहे थे, देख लो ना, डायग्राम में कुछ नहीं है, वही है जो पढ़ाए हैं, वही है जो पढ़ाए हैं, वही है, देख लो यहाँ तक हो गया। अब जो है पॉजिटिव इनहिबिशन समझाते हैं, और पॉजिटिव इनहिबिशन पीएफके ही पॉजिटिव इनहिबिशन का भी एग्जांपल है, ठीक है। तो आज आप पीएफके में समझा देते हैं पॉजिटिव इनहिबिशन। समय कितना है हमारे पास? 5 मिनट हो जाएगा। पॉजिटिव एलोस्टेरिक इनहिबिशन नहीं, सुनना, इनहिबिशन तो हुआ कब, नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा, तो पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन को तो एक्टिवेशन कहेंगे ना, नॉट इनहिबिशन, एक्टिवेशन नॉट इनहिबिशन, एक्टिवेशन। और देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन पता है ना, फिर से बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। देखो पहले से चलो नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं। ये पीएफके है, ये उसका एक्टिव साइट है, इस प्रकार से देखो, एक्टिव साइट को गौर से देखो, और ये उसका एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है, पीएफके है, और यहाँ पे बाइंड करता है कौन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, जो उसका सबस्ट्रेट है, और फिर वो आगे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आगे किस में कन्वर्ट होता है, इस टाइप से, फिर वो उसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, कैटालिटिक ग्रुप एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को सबस्ट्रेट के बाइंडिंग की वजह से उसके अकॉर्डिंग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने चेंज किया। उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, तो एक्टिव साइट का भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। वो प्रोडक्ट कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और ये है पूरा आपका कौन, एलोस्टेरिक साइट जो अभी फ्री है। उसके बाद क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, मतलब जो कि क्या है, उसका प्रोडक्ट है एंजाइम का, बाइफॉस्फेट, वो रिलीज हो गया, और एंजाइम अभी एज इट इज नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के साथ फ्री हुआ है, ठीक है, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था। मुझे बता नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस रिवर्सिबल, उसके बाद इरिवर्सिबल। मुझे एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल एंजाइम है अभी, इसमें जो ये जो आपको कॉन्फ़िगर एक्टिव साइट दिख रहा है, क्या ये सबस्ट्रेट के लिए फुल्ली कंफर्टेबल है? नहीं, नो सर, कंफर्टेबल है लेकिन फुल्ली नहीं है, इजिली बाइंड कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से इजिली बाइंड नहीं कर रहा है। तो अब समझना, इस पीएफके, ये पीएफके एंजाइम कौन सा है, पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा पॉजिटिव मॉड्यूलेशन के दौरान। बताओ कौन सा मॉड्यूलेटर, पॉजिटिव पॉजिटिव एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। और मैं बता दूं बच्चों, वो पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कौन है, एडीपी, नॉट एटीपी, एडीपी। अगर एडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब एटीपी कम है ना, अरे एटीपी कम है ना, तो एटीपी कम है तो ऑलरेडी यहां से एटीपी निकल गया होगा, हेलो, एटीपी निकल गया होगा। और अगर एटीपी कम है तो एटीपी ज्यादा होगा ना सेल में, क्योंकि एटीपी टूट रहा होगा ना सेल में, यूटिलाइज होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी के लिए, तो एटीपी फटाफट बन रहा होगा। एटीपी ज्यादा है और एटीपी कम है, एटीपी वहां से डिटैच हो रहा है,
और वो टूट रहा है एनर्जी पर्पस के लिए, तो एडीपी बन रहा है। तो एडीपी ने यहाँ पे बाइंड किया, पता है, ये एडीपी यहाँ बाइंड करके एलोस्टेरिक साइट को इन फेवर ऑफ सबस्ट्रेट चेंज करता है। मुझे बताओ इन फेवर ऑफ सबस्ट्रेट किस प्रकार से चेंज करेगा? क्या इस प्रकार से करेगा? बोलो। यस सर। क्या अब वो सबस्ट्रेट यहाँ पे पूरी तरीके से इजीली बाइंड करेगा, एकदम रेट ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से बढ़ जाएगी खटाक से? और ये पूरा प्रोसेस अभी भी बाइंडेड है उसमें, एडीपी बाइंडेड है, बाइंडेड है, बाइंडेड है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो एंजाइम फ्री हुआ, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहा होगा? अरे ना रे ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन तो एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए फेवरेबल रहा होगा एकदम पूरी तरीके से। ये एंजाइम अभी फास्टली वर्क करेगा क्योंकि इस पे अभी एलोस्टेरिक साइट पे इसका मॉड्यूलेटर बाइंडेड है। तो घनादन धनादन 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 फ्रक्टोज 16/4 बन रहा होगा। मुझे बताओ अगर धनादन धनादन ऐसा हो रहा होगा तो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होगा फाइनली उधर जाके। और एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है? एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के। हेलो, तो सेल में एटीपी बढ़ने लगेगा, एडीपी घटने लगेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? फिर एक समय पॉजिटिव एलोस्टेरिक एक्टिवेशन भी रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि एक्टिवेशन हुआ तरतरा दिए पकड़ के, ऐसा नहीं होता है, लिमिट तक। दिस इज द पॉजिटिव एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, नॉट इनहिबिशन। इसकी डायग्राम भी आपके यहाँ नोट्स में दी हुई है। तो आप क्या करो, इसको जल्दी से पढ़ लो, देन मैं अगला मीटिंग क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम का सिग्निफिकेंस क्या है। पहले आप क्या करो, यहाँ तक पढ़ लो, फिर कोई डाउट होगा तो अगले मीटिंग में हम ले भी लेंगे। अभी इसको खत्म करके जाएंगे, ठीक है?